हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनेरॉइड बैरोमीटर को। हम लोग पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से, जिसमें इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोर्टिन्स बैरोमीटर के बारे में। फोर्टिन्स बैरोमीटर में कुछ एडवांटेजेस थे जो हम लोगों ने पढ़ा था। सिंपल बैरोमीटर में जो कमियां थी या जो प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यूज थे, उसको ओवरकम करने के लिए हमने फोर्टिन्स बैरोमीटर लाया। लेकिन जो फोर्टिन्स बैरोमीटर था उसमें भी हम लोगों ने ग्लास का ही इस्तेमाल किया था और उसके अंदर हमने लिक्विड डाला था, क्या, मरकरी। और मरकरी ही प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को भी दूर करने के लिए बिना मरकरी का, बिना कोई लिक्विड का कोई ऐसा डिवाइस बना पाएँ, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना पाएँ जिससे कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र कर पा लें, इसी के लिए आया एनेरॉइड बैरोमीटर। तो एनेरॉइड बैरोमीटर बेसिकली फोर्टिन्स बैरोमीटर में जो कमियां थी, जैसे सिंपल बैरोमीटर में जो कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए कौन आया, फोर्टिन्स बैरोमीटर। और फोर्टिन्स बैरोमीटर में कमियां या जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको दूर करने के लिए जो आया उसका नाम है एनेरॉइड बैरोमीटर। मैंने इसको बना लिया है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है बनाना एक्चुअल फिगर, तब भी मोटे मोटे तौर पर आपको बात समझ आ जाएगी। तो एक बात तो ये है कि पहले हम ये जान लें कि व्हाट आर द डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्टिन्स बैरोमीटर। तो इसी को एक्चुअली दूर करने के लिए कौन आया, एनेरॉइड बैरोमीटर। डीमेरिट्स ऑफ फोर्टिन्स बैरोमीटर। हम लोग सिंपल जो बैरोमीटर लिए थे उस बैरोमीटर में क्या था, लिक्विड ही लिए थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा, बल्कि ये भी है बल्कि वो भी था। मतलब फोर्टिन्स बैरोमीटर में भी दिक्कत है इधर उधर करने में, लेकिन इसका सेटअप फोर्टिन्स बैरोमीटर को हमने इस तरह से बनाया था जिसको इधर से उधर ले जाने में थोड़ी सी आसानी थी। किसके रिलेटिव में, किसके रिस्पेक्ट में, अगर देखा जाए, अगर हम कंपेयर करें सिंपल बैरोमीटर और फोर्टिन्स बैरोमीटर में, तो फोर्टिन्स बैरोमीटर ज़्यादा सही था। ज़्यादा आराम से उसको इधर से उधर हम कर सकते थे, लेकिन उससे भी आराम से हो पाएगा कौन, एनेरॉइड बैरोमीटर, क्योंकि इसमें लिक्विड ही इस्तेमाल नहीं होगा। चलते हैं वहाँ पे, है ना। इसमें क्या क्या डीमेरिट्स हैं। सबसे पहला कि बड़ा ही है, बल्कि है, ठीक है, तो इसको इधर से उधर शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल था, है ना। और क्या था, वही बल्कि था और इसमें लिक्विड था, मरकरी, है ना। डीमेरिट्स क्या है इसमें कि इट हैज़ मरकरी। तो अगर देखा जाए फोर्टिन्स बैरोमीटर में बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है और साथ में द प्रॉब्लम इज मरकरी। मरकरी अगर है तो इधर से उधर करेंगे तो उसको इधर उधर होने का ख़तरा है। उसके अंदर जो मरकरी रखा हुआ है ऊपर नीचे इधर उधर होने का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा है। स्पिल आउट होने का ख़तरा है रिजर्वियर से। जो बैग है उसका, बैग, लेदर बैग, वहाँ से वो निकल सकता है अगर थोड़ा भी लीक हो जाए या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए। मतलब ये समझ जाइए, स्पिल आउट ठीक है, वो अगर नहीं भी निकले, मान लेते हैं कंटेनर को मैंने क्लोज करके रखा है किसी तरीके से, तब भी वो इधर उधर होने का खतरा है। और बैग के साथ अगर चिपक जाए, है ना, मतलब बैग जो लेदर बैग है उसमें जहाँ तक रहना चाहिए बैग में, वहाँ तक ना रह के इधर उधर छितर जाए, तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा मेजरमेंट में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो फोर्टिन्स बैरोमीटर में सिंपल सी मोटी मोटी बात यह है कि बहुत बड़ा है और इसमें मरकरी है, समझ गए। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, जो लिक्विड और बल्कि वाला प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम अबव प्रॉब्लम्स, हमने क्या लेके आया, अ बैरोमीटर इज डेवलप्ड, अ बैरोमीटर इज डेवलप्ड, एक ऐसा बैरोमीटर बनाया गया, है ना, विच डज नॉट कंटेन अ लिक्विड, which does not contain a liquid like, जैसे हमने यहाँ मरकरी इस्तेमाल किया, ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। and can be taken to, अब चूंकि बल्कि भी नहीं होगा ये, तो बल्कि नहीं होगा तो इसको इधर से उधर ले जाना भी आसान होगा। वर्टिकल रखना भी इसमें ज़रूरी नहीं है, जैसे कि आपको फोर्टिन्स बैरोमीटर में रखना पड़ेगा। and can be taken and can be taken to any desired place, to any desired place, जहाँ आपको ले जाने का मन हो। It is called
एनेरॉइड बैरोमीटर, पूरा लिख दीजिएगा आप। तो बात ये समझ आई कि फोर्टिस बैरोमीटर में प्रॉब्लम्स क्या थे कि बड़ा तो था ही, सिंपल बैरोमीटर भी बड़ा था और फोर्टिस बैरोमीटर भी बड़ा था। सिर्फ क्या था इसमें कि इसको प्रोटेक्शन करने के लिए हमने बाहर से ब्रास का एक वो लगा दिया था, जो भी लगाया था व्हाटएवर, है ना। तो फोर्टिस बैरोमीटर बल्कि था और उसमें लिक्विड था, स्पिल आउट होने का खतरा था। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने एक बैरोमीटर डेवलप किया जिसमें कोई लिक्विड नहीं होगा, इसको यहाँ से वहाँ तक ले जाने में, इधर से उधर ले जाने में काफ़ी आसानी होगी, छोटा होता है, बल्कि नहीं होता है, इसी का नाम है एनेरॉइड बैरोमीटर। अब पढ़ते हैं हम लोग एनेरॉइड बैरोमीटर को। एनेरॉइड का मतलब ही होता है नॉट वेट। जो एनेरॉइड है इसका मतलब ही होता है जो भींगा न हो, ग्रीक वर्ड से आया है। तो एनेरॉइड मीन्स नॉट वेट, ग्रीक से आया है। इसमें कोई लिक्विड नहीं होता है ना। इसको इधर से उधर करना आसान है, फिक्स करना कहीं पे भी आसान है, बल्कि नहीं होता है। ये सब बातें बार बार करने का कोई तुक नहीं होता। मतलब फोर्टिस बैरोमीटर में प्रॉब्लम क्या था, काफ़ी बल्कि था, उसमें लिक्विड था, स्पिल आउट होने का खतरा था। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लाए, तो यही तो प्रॉब्लम दूर करेगा ना। ये ज़्यादा बल्कि नहीं होगा, दिखने में बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा नहीं है, ज़्यादा बल्कि नहीं होगा, छोटा होगा और इसमें कोई लिक्विड नहीं होगा, तो स्पिल आउट का कोई खतरा नहीं है, तो इधर से उधर करना बहुत आसान होगा। तो इसमें क्या क्या है, इट कंसिस्ट्स ऑफ, मतलब कौन, एनेरॉइड बैरोमीटर, इट कंसिस्ट्स ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाला, पार्शियली इवैक्यूएटेड बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर ही एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम आप यूँ समझिए जैसे कि आपने स्पीकर देखा होगा, तो स्पीकर के ऊपर जो एक स्पीकर आप देखिएगा पहले, अगर नहीं देखे हैं तो स्पीकर को देखिएगा, उसमें जब आवाज़ निकलती है तो वो ऊपर नीचे करने लगता है, वाइब्रेट करता है, वो एक डायफ्राम है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पार्शियली इवैक्यूएटेड, मतलब यहाँ से इसको वैक्यूम हमने क्रिएट कर दिया, पूरी तरह नहीं, थोड़ा सा रखे भी हैं उसमें हवा या जो भी मटेरियल मीडियम है ना, लेकिन उसको कुछ ना कुछ खाली कर दिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ पार्शियली इवैक्यूएटेड, पूरी तरह इवैक्यूएट करने से वो पूरा का पूरा क्या हो जाता, एकदम खाली हो जाता और इसमें वैक्यूम हो जाता, तो बाहर का प्रेशर की वजह से वो दब जाता। तो पूरी तरह दबाना नहीं हमें, पार्शियली इवैक्यूएटेड बॉक्स, एक बॉक्स है ये, है ना, हैविंग अ डायफ्राम, इसमें क्या होता है, एक डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या है, इसके लिए आप अलग से पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी में भी डायफ्राम का इस्तेमाल करते होंगे आप। तो डायफ्राम क्या है समझ गए, स्पीकर आप जो देखे हैं, है ना, मतलब ऐसा हमने कुछ सिस्टम यहाँ तैयार किया कि ये दब सकता है, उठ सकता है, इस तरह का, जैसे कि स्पीकर के ऊपर वाला पोर्शन होता है। तो ये पार्शियली इवैक्यूएटेड बॉक्स है, इसमें क्या है, डायफ्राम है, और डायफ्राम क्या ऊपर नीचे हो सकता है, उसी का मेन इस्तेमाल है हमारा। समझ गए डायफ्राम क्या है, डायफ्राम के बारे में आप फर्दर जान सकते हैं। दिस बॉक्स इज सपोर्टेड बाय बेस, है ना, ये बॉक्स को हम सपोर्ट कर दिए, एक बॉक्स, सर्कुलर बॉक्स है, ये भी एक बेस है। दिस बॉक्स इज सपोर्टेड बाय बेस ऑफ सर्कुलर वुडन बॉक्स, by base of सर्कुलर, ये भी एक बेस है, उसमें भी एक बेस है, मतलब ये सर्कल है, यहाँ पे एक बेस है जिसमें पूरा सिस्टम रखा हुआ है, सर्कुलर वुडन बॉक्स। तो ये तो हमारा मेन पार्ट नहीं है, बेस तो चाहिए ही होगा, और भी कुछ सिस्टम में बेस चाहिए होगा इसको ठीक रखने के लिए, खड़ा रखने के लिए, तो वो सब तो देना ही पड़ेगा। तो द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द डायफ्राम, ये जो हमारा डायफ्राम है यहाँ पे, यहाँ एक सेंट्रल पोर्शन में लीवर लगा हुआ होता है। लीवर जैसे आपने सीजर देखो, कैंची है ना, तो कैंची में क्या होता है कि एक फलक्रम होता है, आगे पीछे, पीछे हम इधर इफर्ट लगाते हैं, आगे लोड रहता है। तो इस तरीके का यहाँ पे एक हमारा क्या लगा हुआ था, लीवर, जो आगे पीछे को कंट्रोल करता है, आगे वाली चीज़ों को और पीछे वाली चीज़ों को। पीछे क्या लगा हुआ है, यहाँ मेटल स्प्रिंग, और आगे फिर लीवर्स हैं, 1 2 3 4 लीवर्स दिख रहे हैं, और भी लीवर्स हो सकते हैं। फिर वो लीवर्स किससे कनेक्टेड है, चैन से, यहाँ पे चैन यहाँ पे लपेटा हुआ है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फिर ये घूम सकता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास पॉइंटर है, और यहाँ पे एक हेयर स्प्रिंग भी लगा हुआ रहता है, यहाँ पे एक हेयर स्प्रिंग लगा हुआ रहता है ना। हेयर स्प्रिंग मतलब पतला सा स्प्रिंग है ना, पतला बाल के नाम से आया होगा।
वो जब यहाँ पे ये घूमेगा, मतलब ये चैन जब ये यहाँ पे दबेगा तो ये पूरा का पूरा नीचे आएगा और ये चैन खींचेगा, चैन खींचने से हेयर का स्प्रिंग घूमेगा जिसकी वजह से पॉइंटर घूमेगा, है ना। सिंपल सी बात है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पार्शियली इवैक्यूएटेड बॉक्स है, इसमें डायफ्राम है, जब प्रेशर बढ़ेगा बाहर का तो ये दबेगा, दबने की वजह से लीवर्स खींचेगा नीचे की तरफ, नीचे आएगा और ये चैन खींचेगा, चैन खींचेगा तो हेयर का स्प्रिंग घूमेगा, इसके घूमने की वजह से पॉइंटर इधर उधर होगा और पॉइंटर ऊपर जाने से यह समझ आएगा यहाँ पे स्केल में ग्रेडेशन क्या हुआ रहेगा कि 1 2 3 4 वॉट एवर जो यूनिट है हमारा प्रेशर का वो इस्तेमाल यहाँ पे होगा। तो उतनी गहराई में तो जानी नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ कि बाहर से प्रेशर बढ़ा तो ये दबा, दबने की वजह से ये खींचेगा, ये लीवर्स नीचे आएगा, चैन खींचेगा, चैन खींचेगा तो हेयर का स्प्रिंग घूमेगा। हेयर स्प्रिंग जैसे आप देखें ना, वो जो गाड़ी की चाबियाँ गाड़ी होती है, चाबी वाली गाड़ी, मतलब जो खिलौना होता है, पीछे हम करते हैं तो वो अंदर एक चाबी घूमती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, उसका छोड़ देते हैं आगे बढ़ती है, उस तरीके का ये घूमेगा। ठीक है, फिर ये नॉर्मल प्रेशर हो जाएगा तो ये वापस फिर हो जाएगा। हेयर स्प्रिंग का इस्तेमाल करने की वजह ये है कि पॉइंटर घसकने के बाद वापस फिर आ जाए, तो वापस लाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, हेयर स्प्रिंग का, रीस्टोर कर देगा उसको। और अगर प्रेशर काफ़ी कम होगा तो ये डायफ्राम और ऊपर चला जाएगा, फिर ये ऑपोजिट फिनोमेना होगा, मतलब ये ऑपोजिट घूमेगा। तो सिंपल सी बात ये समझिए कि बाहर का प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पे डायफ्राम दबा, दबने की वजह से लीवर यहाँ पे नीचे आया, फिर चैन खींचा, हेयर स्प्रिंग इसको घुमाया और पॉइंटर से यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना स्केल में कितना दिख रहा है पॉइंटर में, उसके हिसाब से हम प्रेशर मेजर कर लेंगे। ओके, it consists of a partially evacuated box having a diaphragm. This box is supported by base of circular wooden box. इतनी बात समझ आ गई। Next, to the central portion of the diaphragm, बस मैं लिख रहा हूँ, आपके पास किताब तो है, ऑफ अ डायफ्राम, डायफ्राम का जो सेंट्रल पोर्शन है ऑफ द बॉक्स, अ सेंट्रल लीवर ऑफ द बॉक्स, इस लीवर का नाम सेंट्रल लीवर है, और भी लीवर्स है लेकिन यहाँ पे सेंट्रल लीवर है, ऑफ द बॉक्स अ सेंट्रल लीवर, लीवर गियर ऐसे पढ़े होंगे आप, इज फिक्स्ड एंड दिस लीवर इज, और ये लीवर को फिर क्या किया गया, एंड दिस लीवर इज सपोर्टेड बाई, ये जो लीवर है इसके साथ हमने क्या किया, सपोर्ट कर दिया किसका, मेटल स्प्रिंग का। ये एक फ्लैट स्प्रिंग है, इस तरह का चपटा टाइप का, पतला सा चपटा सा, चपटा समझ रहे हैं ना आप, चपटा बिल्कुल, अब कैसे बोले, ये इस तरह का चपटा, एकदम चपटा। ठीक है, जैसे टीन होता है ना घर में, टीना, चपटा सा बिल्कुल। टू द सेंट्रल पोर्शन ऑफ अ डायफ्राम ऑफ द बॉक्स द सेंट्रल लीवर इज फिक्स्ड। ठीक है, एंड दिस लीवर इज सपोर्टेड बाई, एंड दिस लीवर इज सपोर्टेड बाई अ फ्लैट स्प्रिंग, जो मेटल का बना हुआ है, बाई अ फ्लैट स्प्रिंग। ओके, ये जो फ्लैट स्प्रिंग है ये बचाता भी है इस डायफ्राम को कोलैप्स होने में, है ना। इतना ज़्यादा गहराई में समझने के लिए सीधे हमें क्या लेके आना पड़ेगा, एनेरॉइड बैरोमीटर का फंक्शन प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। बस आप इसकी थ्योरी सीख रहे हैं, उसके बाद, है ना, दिस फ्लैट स्प्रिंग ऑल्सो, ये तो इसको सपोर्ट कर ही रहा है, साथ में डायफ्राम को कोलैप्स होने में भी बचाता है। जैसे आप कार में देखते होंगे तो कार में हम लोग क्या लगा लेते हैं, बेल्ट, तो बेल्ट क्या करता है, हमको आगे होने से बचाता है, तो आगे हमको धक्का ना लगे, आगे हमको चोट ना लगे, जिससे वो बचाता है। इसी तरीके से मेटल स्प्रिंग का दो काम है, एक तो सपोर्ट कर रहा है वो लीवर को और साथ में डायफ्राम को कोलैप्स होने में बचा रहा है। दिस फ्लैट स्प्रिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द डायफ्राम, क्योंकि सारा मामला है डायफ्राम से ही है, डायफ्राम फ्रॉम नॉट कोलैप्सिंग, कोलैप्स ना हो, इसके लिए भी फ्लैट स्प्रिंग काम आता है। नेक्स्ट, अब जो ये सेंट्रल लीवर है यह एक पुली से कनेक्टेड है। ये जो हम देख रहे हैं ये चैन किसके ऊपर बंधा हुआ है, पुली के ऊपर, थोड़ा सिलेंड्रिकल है यहाँ पे, ये पुली के ऊपर घुमा। पुली क्या होता है, पुली आप देखे ही होंगे, जैसे यहाँ पे एक पुली मैंने लिया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई कनेक्टेड है ना, और यहाँ पे इसको मैंने खींचा, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये पुली है, इसी का नाम पुली है। इसके ऊपर रस्सी है, इसको मैंने खींचा तो ये ऊपर जाएगा,
यहाँ मान लेते मैं इसको खींच रहा हूँ और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं खींचूंगा तो ये ऊपर से इसे गुजरेगा। तो यहाँ पे चैन ऊपर से पुली के ऊपर लपेटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, समझ गए आप? कोलैप्सिंग के बाद द सेंट्रल लीवर इज, और ये पुली के पीछे फिर क्या लगा हुआ है, लीवर्स लगा हुआ है और एक चैन लगा हुआ है। द सेंट्रल लीवर इज कनेक्टेड टू पुली पुली के ऊपर कोई चीज घुमा हुआ रहता है ना। मशीन में आप देखिए होंगे, पुली थ्रू अ सिस्टम ऑफ लीवर्स, यहाँ पे लीवर्स और चैन भी है, लीवर्स एंड अ स्मॉल चैन and a small chain। थोड़ा सा फर्क आ सकता है इसके बनावट में, लेकिन मोटे मोटे तौर में बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है। बताइए, एक बेस है, बेस के ऊपर क्या लगा हुआ है, पार्शियल इवैक्यूएटेड बॉक्स है, सेंट्रल लीवर है, सेंट्रल लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए मेटल स्प्रिंग लगाया गया, और ये मेटल स्प्रिंग दो काम करता है। ये एक तो वो करता ही है, साथ में दूसरा डायफ्राम को कोलैप्स होने बचाता है। उसका सेंट्रल लीवर लीवर्स के थ्रू चैन होते हुए एक पुली से कनेक्टेड है, फिर हेयर स्प्रिंग है, फिर पॉइंटर है, फिर स्केल है, खत्म। द पुली शाफ्ट इज कनेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल नीडल। ये देखिए हॉरिजॉन्टल नीडल है। द पुली शाफ्ट, पुली का जो शाफ्ट है अंदर से जो घूम रहा है जिससे मतलब अंदर से जो बेस है उसका समझ जाइए। द पुली शाफ्ट अंदर में जो, समझ रहे हैं ना आप, ये वाला अंदर से यहाँ पे कनेक्टेड है किससे, पॉइंटर से। द पुली शाफ्ट इज कनेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल नीडल, ये हॉरिजॉन्टल नीडल है, इज कनेक्टेड टू अ नीडल, लिखते हैं बस, टू अ नीडल और अ पॉइंटर। वही तो पॉइंट कर रहा है तो उसका नाम पॉइंटर भी हो सकता है। which rotates over a circular scale, ये स्केल है सर्कुलर स्केल, which rotates over a, वहीं से मेजरमेंट हमको समझ आ जाएगा कितना उसका वैल्यू है। अब क्या होगा कि अगर पॉइंटर, अब मान लेते हैं ज़्यादा चला गया, वो उसका उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर था तो वो बहुत ज़्यादा घूम गया, उसको रीस्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हेयर स्प्रिंग, वापस उसको लेके आ जाएगा। हेयर स्प्रिंग इसको क्या कर देगा, रीस्टोर कर देगा। द हेयर स्प्रिंग attached helps to restore the position of needle, है ना। नीडल का पोजीशन वहीं पे आ जाए तो ये किसके लिए, इसके लिए हम लोग हेयर स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे आप खुद भी कर सकते हैं कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ये दबता है तो ये लीवर्स नीचे आता है, चैन खींचता है, हेयर स्प्रिंग घूमता है, पॉइंटर ऊपर जाता है ना। व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर, अब मेजरमेंट में आते हैं, व्हेन एटमॉस्फेरिक pressure is more, the diaphragm is pressed down, the diaphragm is pressed down, the downward movement of the ये डायफ्राम नीचे जाएगा, दबेगा। द डायफ्राम, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सेंट्रल लीवर कॉजेज, यहाँ पे दबेगा, नीचे जाएगा, इसकी वजह से लीवर्स नीचे आएगा, फिर चैन, समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, खींचेगा। सेंट्रल लीवर कॉजेज पुल ऑफ द चैन, चैन खींचेगा, and the pointer moves, and the pointer
मूव्स, इसका ऑपोजिट होगा। अगर लो हो जाए प्रेशर तो उल्टा होगा। इन दिस प्रोसेस हियर स्प्रिंग गेट्स ऊंड, वो एकदम टाइट ऐसे ऐसे हियर स्प्रिंग होता है, बहुत टाइट हो जाता है ना। हियर स्प्रिंग गेट्स ऊंड up and when the pressure is normal, इससे क्या होता है, ऐसा घूमने से पॉइंटर ऊपर चला जाता है। द प्रेशर एंड व्हेन द प्रेशर इज नॉर्मल, या लो हो जाए, और लो तो ऑपोजिट होगा इसका, और लो एंड ऑपोजिट इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड रिजल्टिंग इन रोटेशन ऑफ पॉइंटर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये आप खुद लिख लेंगे। तो बात ये समझ आई, सिंपल सी बात है कि अगर बाहर से प्रेशर ज़्यादा है तो मेटल स्प्रिंग के द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ये जो हमारा लीवर है ये नीचे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से ये इसको दबाता है। दबाने की वजह से फिर क्या होगा, अगर ज़्यादा दब जाए, इससे बचाने के लिए मेटल स्प्रिंग लगा हुआ है, फिर यहाँ से लीवर होते हुए चैन खींचता है, उसके बाद यहाँ हेयर स्प्रिंग है वो ऊंड होता है, तो पॉइंटर ऊपर की तरफ जाता है। उल्टी बात होगी तो उल्टी बात होगी। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कि ये मैं आगे नहीं लिखा रहा हूँ, एडवांटेजेस ऑफ एन एनरॉइड बैरोमीटर, बस लिखाई दे रहा हूँ क्या है, आपके पास किताब हो तो ज़्यादा अच्छा है। एडवांटेजेस ऑफ, इसका क्या क्या एडवांटेज, एडवांटेजेस, इतनी बात तो हो ही गई। सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा, ये कोई भी लिक्विड यूज नहीं करता है ना, नो लिक्विड। तो ये जो हम लोग स्पिल आउट का खतरा था, इधर उधर छितरने का खतरा था लिक्विड का, वो तो खत्म हो गया। द प्रॉब्लम ड्यू टू स्पिलेज ऑफ लिक्विड डज नॉट अराइज। दूसरा, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सपेंशन है ना, तो नो डिफरेंशियल एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि जब लिक्विड की हम बात करते हैं, जैसे मरकरी है, तो कहीं पे ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए, हम लोग तो सोचते हैं कि ऐसा समझते हैं कि हर जगह सेम एक्सपेंड हुआ होगा, उसी एक्सपेंशन के हिसाब से हमारा मेजरमेंट होता है किसका, प्रेशर का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड कहीं ज़्यादा एक्सपेंड कर गया, कहीं कम एक्सपेंड कर गया, कोई रीज़न की वजह से। लेकिन यहाँ पे ये वाली वजह ही ख़त्म हो गई, नो एरर ड्यू टू डिफरेंशियल एक्सपेंशन। डिफरेंशियल ही बोलते हैं ना, डिफरेंशियल एक्सपेंशन। तो एक बात तो ये समझ आई कि वहाँ पे डिफरेंशियल एक्सपेंशन की वजह से अलग अलग जगह में अलग अलग एक्सपेंशन की वजह से एरर आता है। वो एरर यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या नहीं है, लिक्विड ही नहीं है ना। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय इम्प्योर और मॉइस्ट मरकरी। तो ये मरकरी ही नहीं है तो फिर क्या होगा, उसकी मतलब मरकरी लिक्विड नहीं है, तो लिक्विड में क्या क्या हो सकता है, उसमें मॉइस्ट आ सकता है, बाहर से कोई चीज़ आ जाए, कंटामिनेशन की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे वो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गया है ना। नो इज़ फ्री फ्रॉम, वही सब बातें हैं, डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय इम्प्योर, कॉज्ड बाय इम्प्योर और मॉइस्ट मरकरी। तो मरकरी होगा तब ना यहाँ पे इम्प्योर होगा, मरकरी है ही नहीं तो इम्प्योर कैसे होगा, है ना। लाइट इन वेट, मतलब बहुत ही हल्का, ठीक है। कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल लिख सकते हैं, छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान। कैन बी फिक्स्ड इन एनी प्लेन, कैन बी फिक्स्ड इन एनी प्लेन। अब प्लेन एकदम हॉराइजॉन्टल होगा, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको वर्टिकल रखना कोई ज़रूरी नहीं है। इसको आप थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन में भी रखेंगे तो भी ये मेज़र करके आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देगा। समझ गए बच्चों, तो बहुत ही आसान बात हो गई। तो ये एडवांटेजेस थे किसके, एनरॉइड बैरोमीटर के। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या है,
यूजेज ऑफ बैरोमीटर कह के एक टॉपिक है। बैरोमीटर का इस्तेमाल हम ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सिंपल बैरोमीटर लाया, उसमें कुछ कमियां थी या उसमें कुछ हमने मॉडिफिकेशन किया तो फोर्टिस बैरोमीटर लिया। फिर एक नए टाइप का बैरोमीटर लाया जिसका नाम है एनरवाइड बैरोमीटर। वॉट एवर द बैरोमीटर, विच टाइप ऑफ, जैसा भी टाइप हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर बैरोमीटर से अगर हम मेज़र कर लिए प्रेशर तो इससे और क्या क्या कर सकते हैं। प्रेशर तो मेज़र कर ही सकते हैं, साथ में हमें पता है कि सी लेवल से, जो हमारा एकदम सबसे नीचे वाला लेवल है जिसको हम सी लेवल कहते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड लेवल है, उससे जब ऊपर जाते हैं तो हमारा प्रेशर घटते जाता है, मतलब हाइट के साथ प्रेशर घटता है। तो हम कहीं पे अगर हैं बहुत हाइट में, वहाँ पे हमने प्रेशर मेज़र किया और प्रेशर कितना कम हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम यह जान सकते हैं कि हम नीचे से कितना ऊपर आए हुए हैं। और हाइट सी लेवल से पता करने का जो डिवाइस है उसको बोलते हैं हम लोग अल्टीमीटर। क्या बोलते हैं? अल्टीमीटर। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला यूज़, the element of pressure and the pressure varies with altitude from mean sea level, can be used to measure altitudes, मतलब वही हाइट है ना, ज़मीन से नॉर्मली कितनी हाइट होती है वो हाइट मेज़र करनी, क्योंकि जो प्रेशर है हमारा वो हाइट के साथ, अल्टीट्यूड के साथ चेंज होता है। कैन बी यूज टू मेज़र अल्टीट्यूड्स फ्रॉम मीन सी लेवल। एक स्टैंडर्ड लेवल है जहां से हम लोग बात करें, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो लेते हैं, वो मीन सी लेवल के लिए, वो हमारा स्टैंडर्ड लेवल है। एंड दस कैन बी यूज्ड एज अल्टीमीटर्स। इसी का नाम क्या है? अल्टीमीटर। ठीक है, तो अल्टीमीटर्स एक्चुअली बैरोमीटर है, लेकिन ये अल्टीमीटर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? तुमने बता दिया। अल्टीमीटर क्या है? वही अल्टीट्यूड मेजर करने के लिए होता है। इसी में अगर हम बात करें कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, ऑन राइजिंग टू 100 मीटर फ्रॉम सरफेस, ऑन राइजिंग टू 105 मीटर, ये एग्जैक्ट डेटा अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना देख लीजिएगा इंटरनेट से। फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, जो हमारा अर्थ का सरफेस है, इससे अगर 105 मीटर ऊपर चले गए, उसके बाद है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg। On rising to 100 meter from surface of earth, atmosphere falls by atmospheric pressure falls by 1 centimeter of Hg। तो ऐसे तो नॉर्मली हमारा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। जो ही हम 105 मीटर ऊपर जाएंगे तो जो प्रेशर है वो 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg घट जाता है, मतलब 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाता है। सेंटीमीटर ऑफ Hg क्या है? यूनिट है प्रेशर का। ओके, एन एनवायरमेंट विथ इट्स स्केल कैलिब्रेटेड टू रीड द अल्टीट्यूड्स इन मीटर कैन बी यूज्ड एज एन अल्टीमीटर। तो ये वाला जो 105 मीटर ऊपर जाके जो 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg घटा, इससे हम पता कर सकते हैं कि कितना ऊपर हैं, अगर ये इसी यूनिफॉर्मिटी से आगे बढ़े तो। मतलब बात यह है कि जो प्रेशर का घटना है वो हाइट के साथ उसकी डिपेंडेंसी है। तो अगर हमको प्रेशर कितना घटा वो पता चल गया तो कितनी हाइट चढ़ेंगे वो भी पता चल जाएगा। उसके लिए हम लोग कुछ लगा देंगे, ओके, जिससे हाइट मेज़र हो जाए। नेक्स्ट, और क्या कर सकते हैं? मौसम के बारे में जान सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पे मैं पढ़ता हूं, एट अ गिवन हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन डिक्रीज आइदर ड्यू टू एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी और ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए, दोनों ही सिचुएशन में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो सकता है? डिक्रीज हो सकता है ना। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी और इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये क्या कॉज करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो सकता है इससे।
तो बात क्या समझ आई कि ह्यूमिडिटी घटे या टेम्परेचर बढ़े, दोनों ही कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो इससे हम लोग अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट रहा है कहीं पे और कहीं पे प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हमारी हवा क्या होती है, फ्लो करती है ना। बहुत ज्यादा ही अगर चेंज आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो बहुत तेज हवा बह सकती है ना। सो दीज फैक्ट्स कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द वेदर कंडीशंस इन अ गिवन एरिया। ये इंप्लाई करता है कैन है ना, वी कैन प्रिडिक्ट बाय दीज, ठीक है, टू प्रिडिक्ट द वेदर कंडीशंस। बात ये समझ आई कि वेदर के कंडीशंस को जानने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बैरोमीटर का, क्योंकि बेसिकली तो बैरोमीटर क्या मेजर करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया और हमने देखा है कि ह्यूमिडिटी कम हुआ है, तो इसकी वजह से कम हुआ, तो वेदर का कंडीशन को जानेंगे क्या हो रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हुआ है तो वो भी जानेंगे हम लोग। आगे देखिए, इफ द फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर के घटने की वजह से हुआ है विदाउट एनी इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर बढ़ा है जिसकी वजह से हमारा प्रेशर घटा है, विदाउट इंक्रीज इन, इट मे लीड टू अ डस्ट स्टॉर्म। मतलब अगर आप देख रहे हैं कि इंक्रीज टेम्परेचर में तो हुआ है मतलब, लेकिन ह्यूमिडिटी में कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो इससे ये इंप्लाई कर रहा है कि डस्ट स्टॉर्म हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, इफ द डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी के इंक्रीज होने की वजह से हुआ है, मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या, ह्यूमिडिटी बढ़ता, आई एम सॉरी, ह्यूमिडिटी बढ़े या टेम्परेचर बढ़े, दोनों ही कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है। मैं फिर कह रहा हूं, ह्यूमिडिटी बढ़ने से, मैंने गलत बोल दिया था, ह्यूमिडिटी बढ़े या टेम्परेचर बढ़े, दोनों ही सिचुएशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है। और प्रेशर डिक्रीज करेगा तो उस एरिया में हम यह समझ सकते हैं कि वेदर का क्या कंडीशन है। अगर ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा तो कोई बात नहीं, अगर बहुत फास्ट होगा तो हमें फिर ध्यान देने की जरूरत है। अगर ह्यूमिडिटी की वजह से हुआ, अगर ह्यूमिडिटी की वजह से हुआ तो इसमें दो बातें हो सकती हैं, क्या क्या, ग्रेजुअल है तो कोई बात नहीं, ग्रेजुअल होने से मौसम का जो चेंज होगा आराम से जो होता है नेचुरल वे में, और अगर ये बहुत फास्ट हो, ठीक है, सडन फॉल, तो क्या हो सकता है, साइक्लोन का खतरा है। तो ग्रेजुअल होने से कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली सीजन बदलेगा, और सडन होने से किसका खतरा है, साइक्लोन का। तो बात ये समझ आई कि बैरोमीटर का इस्तेमाल तो हमने किया किसके लिए, प्रेशर मेजर करने के लिए तो किया ही, और प्रेशर चूंकि घटता है किसके साथ, हाइट बढ़ने की वजह से। मतलब हाइट जो है हमारा अर्थ का सरफेस से जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उससे हमारा जो प्रेशर है वो चेंज होते जाएगा, उसका कनेक्शन किसके साथ हुआ, हाइट के साथ। तो इसका इस्तेमाल हम अल्टीमीटर के लिए भी कर सकते हैं, और साथ में मौसम की जानकारी के लिए भी कर सकते हैं किसी एरिया का, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से दोनों ही केसेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। और अगर टेम्परेचर बढ़ा है उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा है तो डस्ट स्टॉर्म का खतरा है, और ह्यूमिडिटी के बढ़ने की वजह से हुआ है तो ग्रेजुअल अगर चेंज हो रहा है ह्यूमिडिटी में तो समझ जाइए कि मौसम चेंज आराम से हो रहा है, अगर सडन हो रहा है तो साइक्लोन होने का खतरा है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग बैरोमीटर से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैनोमीटर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एनेरॉइड बैरोमीटर समझ आया होगा। इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, अगर आपको देखना है तो प्रैक्टिकली आपको लेने की ज़रूरत है। किसको, एनेरॉइड बैरोमीटर को, उसमें मेजर करके आप देखेंगे तो बात समझ जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।